फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम टैक्स बचाने के कुछ लीगल तरीकों के बारे में, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छी मात्रा में टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में ही कुछ प्रावधान किए गए हैं कि आप टैक्स सेविंग किस प्रकार से कर सकते हैं। टैक्स सेविंग करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है आप अपने पैसे को निवेश करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप अपने पैसे को खर्च करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टैक्स सेविंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में ही कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, कुछ ऐसे सेक्शन दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छी मात्रा में टैक्स सेविंग कर सकते हैं। कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, कौन से ऐसे प्रावधान हैं, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इनकम टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके। आयकर बचाने के तरीके जानने से पहले हम जानते हैं इनकम टैक्स क्या है। तो देखिए, इनकम टैक्स भारत सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक पर लगाया गया एक डायरेक्ट टैक्स है जो उसकी आय पर निर्धारित किया जाता है। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट 1961 में यह भी निर्धारित कर दिया गया है कि जो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स के रूप में आएगा उसको कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रत्येक व्यक्ति की जो भी उसकी वार्षिक आय है उसके आधार पर उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है और उसकी जो टैक्स देनदारी है वो वहां पर पूर्ण हो जाती है। देखिए, इनकम टैक्स जो है भारत सरकार का रेवेन्यू का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसी के माध्यम से जो सरकार है वो अपनी देनदारियां अपने आम नागरिकों के प्रति जो भी कर्तव्य है उनकी पूर्ति करती है। साथ ही जो उसके सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो वेतन आदि का खर्च है उसको भी इसी टैक्स कलेक्शन के माध्यम से पूर्ति करती है। तो इस प्रकार इनकम टैक्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इनकम टैक्स में कौन कौन सी आय सम्मिलित होती है। इसमें 5 प्रकार की आय सम्मिलित होती है और ये जो डिटेल्स है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा गया है। तो देखिए, पहला जो प्रकार है इनकम फ्रॉम सैलरी। किसी भी प्रकार से आपके वेतन की जो आय है वो आती है इनकम फ्रॉम सैलरी में। दूसरा जो आय का तरीका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आपको किराए के रूप में कोई आय प्राप्त होती है तो ये आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। अगर बिजनेस से आपको कोई लाभ या हानि होती है तो उस प्रकार के प्रॉफिट्स आदि भी आपकी इनकम मानी जाती है। चौथा जो प्रकार है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अगर आप शेयर मार्केट आदि में निवेश करते हैं और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो ये भी आपकी आय मानी जाती है। और जो 5वां प्रकार है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी जो 4 प्रकार की हमने यहाँ पर बात की, इसके अलावा जो भी अन्य सोर्स हैं जैसे कि FD आदि से आय, इस प्रकार की आय आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आय मानी जाती है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से जो आपकी आय है उसमें आपको इन जो आपके सामने अभी ये टैक्स स्लैब दिखाए जा रहे हैं इसके आधार पर आपको आयकर देना होता है। तो देखिए, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 2 टैक्स रिजीम लागू किए गए हैं। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम। तो देखिए, 2.5 लाख तक किसी भी टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं पड़ता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में 5% और न्यू टैक्स रिजीम में 5% टैक्स पड़ता है। इसी प्रकार 5 लाख से 7.5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में 20%, न्यू टैक्स रिजीम में 10%। 7.5 लाख से 10 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में 20%, न्यू टैक्स रिजीम में 15%। 10 लाख से 12.5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में 30%, न्यू टैक्स रिजीम में 20%। 12.5 लाख से 15 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में 30% और न्यू टैक्स रिजीम में 25%। और 15 लाख से ऊपर ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में 30% आपको आयकर देना होगा। साथ ही इसमें आपको 4% सरचार्ज भी देना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लग रहा होगा न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें काफ़ी कम है जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें अधिक हैं। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि जो न्यू टैक्स रिजीम है अगर आप इसको अपने लिए निर्धारित करते हैं, इसमें आप जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी निवेश, किसी भी प्रकार की बचत, साथ ही किसी भी प्रकार के डिडक्शंस आदि का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम फायदेमंद होगी, इसके लिए आप एक वीडियो नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। आपकी किस प्रकार की आय है, आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम फायदेमंद होगी उसके बारे में आप विस्तारपूर्वक उस वीडियो में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने टैक्स देनदारियों को कम कर सकते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80E, 80D, 80U, तो बहुत सारे सेक्शन से हैं। यहाँ पर एक भवसागर है और ये भवसागर से आप किस प्रकार से पार पाएंगे, धीरे धीरे हम अभी और आने वाले वीडियो में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो देखिए, सेक्शन 80 के साथ ही कुछ यहाँ पर सेक्शन 10 के तहत भी हमें कुछ ऐसी छूट मिलती है जो कि भारत सरकार द्वारा स्वयं निर्धारित की गई है कि इनके माध्यम से हम अपने टैक्स की देनदारी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो देखिए, टैक्स सेविंग करने के लिए
दो प्रकार यहाँ पर होते हैं। पहला है देखिए खर्च करके, आप पैसा खर्च करके अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है बचत करके। तो क्या है ये दोनों तरीके, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो देखिए पहला तरीका है खर्च करके, अर्थात आप कहीं दूसरी जगह पर खर्च कर रहे हैं लेकिन आप टैक्स देने से बच सकते हैं। तो इसके क्या तरीके हैं, जैसे पहला है देखिए ट्यूशन फी, आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस आदि देते हैं तो उसमें आपको छूट मिल सकती है। ऐसे ही हाउस लोन में अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो उसके आधार पर आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। तीसरा है एजुकेशन लोन। इसी प्रकार से कुछ अन्य ऐसे तरीके हैं जिसमें आप कहीं दूसरी स्थान पर पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन टैक्स आप बचा सकते हैं। तो ये तरीका ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि पैसा तो आपका खर्च हो रहा है। इसी के स्थान पर एक दूसरा तरीका है बचत करके। अगर आप बचत करेंगे तो भविष्य में आपका ये पैसा बढ़ेगा भी, और साथ ही अभी आप टैक्स की देनदारी से बचेंगे। तो आज हमारा विशेष फोकस होगा आप किस प्रकार से बचत करके अपने टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन 80C। वैसे बहुत सारे सेक्शन हैं, 80CCD, 1B, NPS आदि की योजना। इसी प्रकार और भी सेक्शन है 80T, 80U, 80D। इसके बारे में हम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आने वाले वीडियो में इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन 80C, क्योंकि यह बचत का सबसे पहला महत्वपूर्ण तरीका है। तो देखिए सेक्शन 80C में यहाँ पर हम बात करेंगे ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। सेक्शन 80C में और जो चौथा तरीका होगा NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और टैक्स सेविंग FD, जो कि 5 साल की होगी। तो इन 5 तरीकों के बारे में इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे। तो पहला देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे अंत में जिसका क्रम आता है, जो कि उतना अधिक फायदेमंद नहीं होगा, ये है FD, फिक्स डिपॉजिट। बैंक आदि के जो FD हैं या पोस्ट ऑफिस के। और देखिए यहाँ पर एक आपको बात जाननी बहुत आवश्यक है कि अगर आप 5 साल के लिए FD करवाते हैं तभी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपको सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वर्तमान में देखिए टैक्स बेनिफिट के लिए जो FD अगर आप करेंगे 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। और यहाँ पर ब्याज की दरें देखिए, यहाँ पर देश के सबसे बड़े बैंक SBI बैंक की मैं अभी वर्तमान FD रेट से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। 5.0 से लेकर के सीनियर सिटीजन के जो FD के रेट हैं 6.20, तो ये काफ़ी कम है। तो अगर लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आपको अगर FD करवानी है टैक्स सेविंग के लिए तो न्यूनतम उसकी अवधि 5 ईयर्स होगी, उसका लॉगिन पीरियड। उसी के बाद आप इस FD को कैश करवा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है देखिए NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में वर्तमान में 6.8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये बहुत ही पॉपुलर योजना है, बहुत पहले से चली आ रही है। आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्याज जो है आपको 6.8% वर्तमान दरों पर मिलेगा। जो तीसरा महत्वपूर्ण है अगला देखिए PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें न्यूनतम लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स। तो PPF के बारे में डिटेल वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसमें जाकर के PPF के बारे में विस्तार पूर्वक जान सकते हैं कि ये कितना फायदेमंद होगा, आपके लिए लाभदायक होगा अथवा नहीं। तो देखिए वर्तमान में जो PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें 7.10% का इंटरेस्ट आपको मिलता है, और जो कि प्रति तिमाही भारत सरकार द्वारा रिवाइज होता रहता है। और इसमें देखिए न्यूनतम आप 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। तो तीसरा है PPF अकाउंट। अब चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण यहाँ पर योजना है 80C के तहत, जिसमें हम बचत कर सकते हैं, टैक्स सेविंग कर सकते हैं, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। यह बालिकाओं के लिए भारत सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी योजना है। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 7.60%। लेकिन यहाँ पर एक बात जानने की है कि ये केवल जिसकी लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए ये योजना लागू की गई है, और केवल जिनकी कन्याएं हैं वो ही इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम जो अमाउंट है 250 है, और मैक्सिमम इसमें भी 1.5 लाख रुपए है। और ये जो मैच्योरिटी है, इसकी मैच्योरिटी होगी 21 ईयर्स में। जब बालिका 21 साल की होगी तो तभी ये अकाउंट मैच्योर होगा। तो इसके बारे में भी देखिए सुकन्या की कुछ विशेष बातें यहाँ पर देखिए। अधिकतम 2 कन्याओं हेतु ये योजना चलाई गई है, और 10 वर्ष तक की आयु के लिए ही आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और इसमें देखिए 14 वर्ष तक इसमें जमा कर सकते हैं, और 21 वर्ष में ये अकाउंट परिपक्व हो जाएगा। और 18 वर्ष की आयु जब बालिका की होगी तो 50% उसमें भुगतान की भी सुविधा है, और विवाह होने पर या 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर खाते को बंद भी किया जा सकता है। तो वर्तमान में देखिए इसकी दरें जो है रिवाइज हो गई हैं, 1,000 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये वार्षिक जमा किया जा सकता है, और इसमें अन्य योजनाओं से अधिक ब्याज मिलता है। और साथ ही 80C के तहत अन्य योजनाओं की भांति ही इसमें भी छूट आपको मिलती है। तो अब जो सबसे अधिक फायदेमंद योजना है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि सेक्शन 80C में आती है, वो है ELSS,
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो देखिए वैसे तो म्यूचुअल फंड आदि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं लेकिन उसमें टैक्स बचत नहीं होती है, लेकिन अगर आप ऐसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आप निवेश करते हैं तो इसमें लॉक इन पीरियड होगा 3 साल का। और देखिए वर्तमान में आपको कुछ यहाँ पर मैं जो ELSS का रिटर्न दिखा रहा हूँ, देखिए 19 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18 देखिए यहाँ पर इस प्रकार का रिटर्न आपको ELSS में मिल सकता है। साथ ही आप इसमें टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। तो ELSS देखिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर को कई तरीकों से लाभ मिलता है और उसमें उसे देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। तो देखिए सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश न करके बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ये एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है और 3 साल तक लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल से पहले आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते हैं और इसके बाद भी अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो इसे 3 साल के बाद भी जारी रखा जा सकता है। तो इसमें डिविडेंड और ग्रोथ 2 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं और साथ ही देखिए इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट का भी विकल्प है और सिप के माध्यम से भी आप ELSS में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गारंटेड रिटर्न चाहते हैं तो फिर इससे पहले के जो तरीके हमने यहाँ पर डिस्कस किए आप उसमें निवेश कीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस प्रकार से 5 तरीके सेक्शन 80C के तहत हैं जिसके माध्यम से आप सेक्शन 80C में टैक्स की बचत कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है, चाहे आप किसी भी माध्यम में अपना पैसा निवेश करें आपको अधिकतम जो छूट मिलेगी वो मिलेगी सेक्शन 80C में 1,50,000 की। तो आइए, आपने अभी थंबनेल में देखा होगा 10 लाख तक किस प्रकार से हम अपना टैक्स जीरो कर सकते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए माना किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए है तो देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सभी सैलरीड पर्सन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित है वर्तमान में 50,000 रुपये है। और सेक्शन 10 के बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जैसे कि HRA है, ट्रेवलिंग अलाउंस आदि है, तो वहां पर उसको छूट मिल गई HRA 50,000 रुपए की। तो इस प्रकार से उसे 1 लाख की छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन और HRA में मिली तो उसका बैलेंस इनकम अब बची 9 लाख रुपए। अब देखिए उसके बाद सेक्शन 80C जिसके बारे में अभी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की, उसके तहत उसने सभी, चाहे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना है, PPF है, FD है या NSC है, इसमें निवेश करके उसने 1.5 लाख रुपए की छूट ली। और उसके साथ ही वो NPS वाले हैं, न्यू पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम टीयर 1 में उन्होंने 50,000 रुपए का निवेश किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1.5 लाख 80C और 80CCD 1B में 50,000 रुपए। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 लाख की छूट मिल गई तो अब उनकी इनकम बची 7 लाख रुपए। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं, सेक्शन 80D, 80U, 80G, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज में वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए 7 लाख के बाद उन्होंने सेक्शन 24B होम लोन का इंटरेस्ट जो पे किया है, इसमें 2 लाख रुपए की अधिकतम छूट मिलती है। तो इस प्रकार से 2 लाख की उन्होंने यहाँ पर छूट ली और अब उनकी आय बच गई 5 लाख रुपए। और अगर सेक्शन 87A में एक प्रावधान है रिबेट अंडर सेक्शन 87, अगर 5 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको टोटल रिबेट मिलेगी 12,500 रुपए की। और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स होता है, तो इस प्रकार उनके 12,500 की टैक्स देनदारी बनती है। लेकिन सेक्शन 87A में उनको टोटल छूट मिल जाएगी 12,500 रुपए की और उनका टैक्स हो जाएगा निल। तो इस प्रकार से अगर आपकी इनकम इससे भी अधिक है तो आप बहुत सारे ऐसे अन्य सेक्शन हैं, ऐसे प्रावधान हैं इनकम टैक्स में जिसके माध्यम से आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। वो प्रावधान क्या है उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना इनकम टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीकों के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपकी इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।